नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का एक एरियल व्यू लेने वाले हैं। मेरा मतलब ये है कि कौन से वो की ड्राइवर्स है जो कि इंडियन इकोनॉमी को मूव करते हैं, हमारी इकोनॉमिक डायनामिक्स को डिटरमाइन करते हैं, हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, पिछले कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्कस किए, जिसमें है सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसमें हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन दोनों है, इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स की स्थिति क्या है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी जो है वो सरप्लस में है या डेफिसिट में है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आईआईपी ग्रोथ हम ट्रैक करते हैं वो, फिर गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कर रही है या फिर हमारे जीडीपी ग्रोथ क्या रह रही है, ऑटो सेल्स जो अर्बन और रूरल एरियाज में डिमांड है, स्पेसिफिकली कंजम्पशन या रिटेल डिमांड, वो दर्शाती है, तो ऑटो सेल्स हम ट्रैक करते हैं, बैंक क्रेडिट हम ट्रैक करते हैं, और एक्सटर्नल सेक्टर में अगर हम बात करें तो ट्रेड डेटा यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट इंडिया का कितना रह रहा है, ट्रेड डेफिसिट कितना है, वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारे रुपी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और रुपी इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को कैसे डिटरमाइन करता है। ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखे, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखकर, ट्रैक कर हम हमारी इकोनॉमी के बारे में क्या जान सकते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो ये है कि हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.55%, जो कि पिछले काफ़ी सालों में वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ है इन्फ्लेशन में। ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये डिक्रीज जो है वो फूड प्राइसेस गिरने के कारण है। अब फूड प्राइसेस आपको पता ही होगा कि ओवरऑल एक एवरेज हाउस होल्ड जो इंडिया का है वो जो स्पेंडिंग कर रहा है उसमें 40% स्पेंडिंग जो है वो सिर्फ खाने और पीने के लिए कर रहा है। ये तो एवरेज हाउस होल्ड की बात किया, लेकिन अगर रूरल एरियाज में आप देखो तो रूरल एरियाज में एक एवरेज हाउस होल्ड का स्पेंडिंग फूड और बेवरेजेस में करीब 54 to 56% जितना है। तो अगर फूड प्राइसेस गिरती है तो वो रूरल हाउस होल्ड्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो फूड प्राइसेस गिरने से हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन गिरा है। अब ये बात सच है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस ये दोनों काफ़ी वॉलेटाइल है। अब ये वॉलेटाइल है, ये इस महीने गिरे, नेक्स्ट महीने बढ़ भी सकते हैं अगर सीजनल वेरिएशन आया या बारिश कम गिरी तो ये स्टेडी ग्रोथ या स्टेडी डिक्रीज फूड इन्फ्लेशन में हम नहीं गिन सकते। कोर इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रक्चरल रहता है और कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा स्टिकी भी रहता है, वो वॉलेटाइल नहीं रहता। अब कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है? कोर इन्फ्लेशन में आती है हाउसिंग, फॉर इंस्टेंस जैसे हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रही है या नहीं, या हेल्थ में एक्सपेंडिचर जो एक एवरेज हाउस होल्ड का रहता है वो कितना रह रहा है, या फिर एजुकेशन प्राइसेस बढ़ रही है या नहीं, या पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स में प्राइसेस बढ़ रही है या नहीं। तो पर्सनल केयर इफेक्ट्स में फॉर इंस्टेंस सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी भी आती है, तो अगर गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस बढ़े तो पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। तो अभी कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो पिछले साल जुलाई 2024 में कोर इन्फ्लेशन था 3.4%। इस साल जुलाई 2025 में कोर इन्फ्लेशन हो गया है 4.1%। तो हालांकि हेडलाइन इन्फ्लेशन गिरा है, पिछले साल 3.6% था, इस साल 1.55% हो गया है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन 3.4% से बढ़कर 4.1% हो गया है, जिसमें हाउसिंग के प्राइसेस 2.7 से बढ़कर 3.2% हो गए हैं। इसमें हेल्थ के प्राइसेस अगर आप देखो तो 4.1% जो पहले था 4.6% से ग्रो हो गए हैं। एजुकेशन में अगर आप देखो तो 3.5% पिछले साल था इन्फ्लेशन, वो बढ़कर 4% हो गया है। और वहीं पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी भी आ जाती है, वो पिछले साल उसमें इन्फ्लेशन 8.4% था, जो बढ़कर 15.1% हो गया है, मेनली बिकॉज सिल्वर एंड गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं। तो ये जो कोर इन्फ्लेशन है फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड करके, वो काफ़ी स्टिकी रह रहा है, स्ट्रक्चरल है। तो आरबीआई को इसके बारे में थोड़ी चिंता है, जिसके रहते आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट, उसको अगस्त मीटिंग में कम नहीं करने का निर्णय किया। तो रेपो रेट अभी 5.5% पे है और इकोनॉमिक स्लोडाउन तो चल ही रहा है पिछले साल से। हालांकि ग्रेजुअली ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक
हमारी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर रही हो। सो फॉर इंस्टेंस Q4 ऑफ FY25 की आप बात करो तो हमारा GDP ग्रोथ जो है वो 7.4% रहा था, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से बेटर नंबर है। अब ये GDP ग्रोथ जो है वो किस लिए है, वो GDP ग्रोथ जो हुआ है वो कौन से बेसिस पे हुआ है? वो हुआ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बेसिस पे। सो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखो, जो हमने डेटा पिछले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था, तो वो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीनों में हमारे गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 33% बढ़ा है। सो फॉर इंस्टेंस ये 4 महीनों में गवर्नमेंट ने करीब 3.46 लाख करोड़ का स्पेंडिंग किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और वो सब में। पिछले साल सिर्फ 2.31 करोड़ का स्पेंडिंग हुआ था, क्योंकि पिछले साल इलेक्शंस थे और इलेक्शंस के होने के कारण काफ़ी सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है वो इलेक्शन के कार्यों में लग गए थे, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो नहीं पाई थी। तो इस साल गवर्नमेंट इसका कोर्स करेक्शन कर रही है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है, क्योंकि कंजम्पशन जो है, रिटेल कंजम्पशन, वो इकोनॉमी में काफ़ी वीक चल रहा है। अब रिटेल कंजम्पशन वीक चल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ऑटो के सेल्स देखने से। रिमेंबर कि ऑटो सेक्टर जो है वो हमारे GDP का ऑलमोस्ट 7% है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर ऑटो सेल्स वीक चल रही है तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि इंडिया में कंजम्पशन स्लो डाउन शायद चल रहा हो। सो ऑटो सेल्स अगर आप जुलाई में देखो तो ओवरऑल टोटल ऑटो के रिटेल सेल्स 4.3% से गिरे थे, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स, जो कि अर्बन एरियाज में डिमांड का प्रतीक है, वो 0.8% से गिरे थे। और टू व्हीलर्स का सेल्स देखो आप तो ऑलमोस्ट 6.5% से गिरे थे। और टू व्हीलर्स जो है वो मास कंजम्पशन का प्रतीक है, राइट? तो पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स का सेल्स गिरना, रिटेल सेल्स गिरना, ये अर्बन और रूरल एरियाज में कंजम्पशन स्लो डाउन का प्रतीक है। दैट सेड, रूरल एरियाज में एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग चल रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ट्रैक्टर सेल्स देखो तो ट्रैक्टर सेल्स ऑलमोस्ट 11% से बढ़े हैं जुलाई महीने में। और ये क्यों बढ़े हैं? वेल, क्योंकि इस बार भी बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। सो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से मानसून जो है वो इस साल लॉन्ग टर्म एवरेज, जो कि 87 सेंटीमीटर है आई थिंक, तो लॉन्ग टर्म एवरेज की कंपैरिजन से 106% ज़्यादा होनी चाहिए। और इस साल बारिश अच्छी है। खरीफ क्रॉप की बुवाई आप देखो, खरीफ क्रॉप यानी कि जो मानसून में बोए जाते हैं, ये खरीफ क्रॉप की बुवाई देखो तो उसका जो एकरेज है, खरीफ क्रॉप की बुवाई का जो एकरेज है जो मॉनिटर किया जाता है, वो पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 37% ज़्यादा है खरीफ क्रॉप का एकरेज। तो ये इंडिकेशन देता है कि बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सब जगह में बारिश इवनली गिर रही है या नहीं, उसका एक प्रतीक है कि खरीफ क्रॉप का एकरेज पिछले साल की कंपैरिजन से काफ़ी अच्छा है इस साल। और रिजर्वॉयर्स की कैपेसिटी भी काफ़ी फुल है इस बार। तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, इससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्ट्रांग रही है, जिससे ट्रैक्टर सेल्स ज़्यादा है। तो रूरल एरियाज में ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि RBI ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी इसका मेंशन जिक्र किया था। तो ये हो गई रूरल एरियाज में स्ट्रेंथ की बात। अर्बन एरियाज में तो कंजम्पशन अभी वीक है ही, और अर्बन एरियाज में कंजम्पशन वीक है उसका और एक इंडिकेटर क्या है? वो है बैंक क्रेडिट। सो बैंक क्रेडिट ग्रोथ आप देखो, उसमें भी अगर पर्सनल लोन ग्रोथ देखो तो पिछले साल बैंक क्रेडिट ग्रोथ में, स्पेसिफिकली पर्सनल लोन कैटेगरी में, ऑलमोस्ट 26% ग्रोथ था पिछले जुलाई 2024 में, पिछले जून 2024 में, आई एम सॉरी। इस साल जून 2025 में पर्सनल लोन्स में ग्रोथ जो है वो 26% से गिर के 12% हो गई है। पर्सनल लोन्स में काफ़ी स्लो डाउन है, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तो नेगेटिव ग्रोथ है, -3.1%। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग में पिछले साल 23% ग्रोथ था क्रेडिट ग्रोथ, और इस साल वो 7% ग्रोथ है। व्हीकल लोन्स में आप देखो तो 15% ग्रोथ था पिछले साल, इस साल आप देखो तो 8% ग्रोथ है सिर्फ। तो काफ़ी शार्प स्लो डाउन है। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लो होना ये भी एक डिस्ट्रेस का सिग्नल है। और कौन सा डिस्ट्रेस का और एक एडिशनल सिग्नल है? वो है लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी बढ़ना। सो फॉर इंस्टेंस पिछले साल लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी जो है वो 31% से बढ़ा था। इस साल लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी
124% से बढ़ा था। अब आप पूछोगे कि लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी डिस्ट्रेस सिग्नल कैसे हो सकता है? वेल, ऑब्वियसली एक रीजन लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी क्यों बढ़ रहा है वो ये है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो नेचुरली जब हम हमारा गोल्ड गिरवी रखेंगे तो उतने ही क्वांटिटी के गोल्ड के अगेंस्ट में हमें ज्यादा लोन मिलेगी, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है तो कोलेटरल वैल्यू बढ़ी है, इसलिए हमें लोन ज्यादा मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट सेकंड इम्पैक्ट ये है कि गोल्ड जो है वो लिक्विड एसेट है, और अगर हाउस होल्ड गोल्ड को ज्यादा गिरवी रख के लोन्स ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि शायद हाउस होल्ड्स को ईएमआई पे करने में दिक्कत हो रही हो या डे टू डे एक्सपेंसेस कवर करने में दिक्कत हो रही हो, इसीलिए शायद वो लोग गोल्ड को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में लोन ज्यादा ले रहे हैं। क्योंकि 30% पिछले साल राइज था, उसके ऊपर और 124% ग्रोथ होना लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। तो ये एक डिस्ट्रेस सिग्नल है। रिमेंबर, एक तो है ऑटो सेल्स जो एक इंडिकेशन देता है कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में नॉन एग्रीकल्चर रूरल स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी स्लो है। सेकंड, बैंक क्रेडिट स्लो है। पर्सनल लोन्स में जो ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ, वो काफ़ी स्लो है। और लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी ये बढ़ रही है, तो ये भी शायद एक कंजम्पशन स्लोडाउन का प्रतीक हो सकता है। अब रिमेंबर कि कोई भी इकोनॉमी के दो इंजन्स होते हैं, एक तो है कंजम्पशन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। हमने कंजम्पशन की बात की कि कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, इसके सामने इन्वेस्टमेंट की क्या सिचुएशन है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो तो अभी भी सबड्यूड है, लेकिन उसके सामने हमने बात किया कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन से जुलाई महीने तक गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 33% से बढ़ा है। अब जब गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? उसका इम्पैक्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। तो जब हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रतीक है, उसके सब कंपोनेंट्स देखते हैं तो उसमें आप नोटिस कर पाओगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स जो है उसमें 7.2% का ग्रोथ है जून 2025 में। हमारे पास जुलाई का डेटा अभी है नहीं आईआईपी का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो 7.2% से बढ़ा है। अब ये पॉजिटिव है जब आप दूसरे इंडिकेटर्स से इसको कंपेयर करो। सो फॉर इंस्टेंस, आप माइनिंग में देखोगे तो माइनिंग में ऑलमोस्ट 9% का डी ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि माइनिंग में 9% का डी ग्रोथ है, और इलेक्ट्रिसिटी में आप देखो तो ऑलमोस्ट 2.6% का डी ग्रोथ है। अब माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कंपोनेंट्स है। और यूज्ड वेस्ट, आईआईपी की यूज्ड वेस्ट कैटेगरीज भी होती है कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 7.2% का ग्रोथ है बिकॉज गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप देखो तो सिर्फ 3% का ग्रोथ है, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के प्रोडक्शन में आप बात करो जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आ जाती है तो उसमें 0.5% का डी ग्रोथ है। तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और ड्यूरेबल्स में मॉडेस्ट टू नेगेटिव ग्रोथ होना ये भी एक इंडिकेशन है कि कंजम्पशन स्लो डाउन है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है क्योंकि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ अभी रिवाइव होती दिख रही है। क्वार्टर 4 में जैसे हमने बात किया, पिछले साल के क्वार्टर 4 में 7.4% जीडीपी ग्रोथ रही। ये जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव ग्रोथ है, रिवाइवल है, ये है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी है, ना कि कंजम्पशन लेड रिकवरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो हमें याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें जिसमें इंडिया का ट्रेड आ जाता है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का, तो इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर में तो हमें पता ही है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस है। मेजर चैलेंज तो यही है कि यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसके चलते वेरियस एस्टिमेट्स ये है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 0.3 to 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स जितनी गिर सकती है। हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें से ऑलमोस्ट 20 to 23% एक्सपोर्ट्स तो सिर्फ यूएसए को जाते थे। एनुअली बात करें तो ऑलमोस्ट 87 बिलियन डॉलर्स जितने एक्सपोर्ट्स हमारे जो है वो यूएसए को होते थे। अब टैरिफ लगने के बाद एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ये है
कि $87 बिलियन से जो एक्सपोर्ट हो रहा था यूएसए का, वो गिर के $50 बिलियन जितना हो जाएगा। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स है, जैसे टेक्सटाइल्स है या जेम्स एंड ज्वेलरी है या श्रिम्प्स एक्सपोर्ट है, इन सारे सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है एटलीस्ट इन अ शॉर्ट टर्म, अगर ये टैरिफ्स सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई तो। अब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हमारे गिरेंगे, लेकिन हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 85 to 87% हमारी जो टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारे कैपिटल गुड्स हम बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो है वो हम बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर इंस्टेंस जो फ़ोन बनाते हैं हम इंडिया में, तो कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके फिर फ़ोन्स को असेंबल करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सारे इंपोर्ट्स है वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो इंपोर्ट्स का बिल भरने के लिए जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो फॉरेन करेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से हम लाएंगे? एक्सपोर्ट्स अगर हमारे कम होंगे तो एक्सपोर्ट्स के जो डॉलर्स आने चाहिए थे वो अब कम आएंगे, तो बाकी के डॉलर्स का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? वेल, उसका अरेंजमेंट हो सकता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसे लाते हैं, वो डॉलर्स हम पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एफडीआई से जो डॉलर्स आता है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मई महीने की बात करो, मई महीने का डेटा है, लेटेस्ट डेटा एफडीआई का हमारे पास, तो नेट एफडीआई मई महीने में ऑलमोस्ट 98% से गिरी थी। और इसका रीज़न ये है कि ग्रोस इन्फ्लोज जो है वो 11% से गिरे थे। इंडिया में जो इक्विटी इन्फ्लोज जो है वो 11% से गिरे थे। लेकिन जो रिपैट्रिएशन है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से अपना स्टेक बेच के वापस अपनी होम कंट्री में ले जाए, वो ऑलमोस्ट 24% से बढ़े थे। तो मेजरली तो रिपैट्रिएशन बढ़ रहा है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से स्टेक्स सेल करके अपनी होम कंट्री ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नेट एफडीआई गिरा था। और नेट एफडीआई गिरेगा तो फिर हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे हमारा इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए। तो हम डॉलर्स कहाँ से लाएंगे? हमें मार्केट में से डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे। क्या बेचकर? रुपी बेचकर। तो रुपी बेचेंगे, डॉलर्स खरीदेंगे, तो रुपी पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। ऑलरेडी आप देखो तो रुपी का ऑल टाइम लो 87.97 था, आज की डेट में रुपी 87.6 हिट कर गया है। तो हाईली लाइकली कि रुपी ऑल टाइम लो को ब्रीच कर लेगा और एक नया लो बनाएगा आने वाले दिनों में। अब जब रुपी ऑल टाइम लो पे गिरेगा तो नेचुरली रुपी इतना डेप्रिशिएट होगा, तो उसका इंपैक्ट सीधा कहाँ पे पड़ेगा? उसका इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, क्योंकि रुपी जब डेप्रिशिएट होगा तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी वीक होगी, तो हम जो क्रूड ऑयल फॉर इंस्टेंस इंपोर्ट करते हैं वो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स जो है वो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग केमिकल्स है, पेंट्स है। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आने वाले महीनों में हो सकता है रुपये के डेप्रिशिएट होने से। और यही आरबीआई को दूसरा कंसर्न हो सकता है कि आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ता है या नहीं, वो आरबीआई को मॉनिटर करना है। इसीलिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट अगस्त की मीटिंग में रिड्यूस नहीं किए। तो ये है स्टोरी इंडिया की इकोनॉमी की। अगेन टू रिपीट कि इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन लो है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन इंडिया में काफ़ी स्टिकी है। कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली एजुकेशन प्राइजेस, हेल्थ प्राइजेस, हाउसिंग प्राइजेस या पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स के प्राइजेस, ये कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आरबीआई को थोड़ी चिंता है, जिसकी वजह से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं किए। सेकेंडली, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करो तो वो दो चीज़ों से टिकी हुई है हमारी जीडीपी ग्रोथ। एक तो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बूस्ट मिल रहा है। और सेकंड, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मानसून अच्छा रहा है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्ट्रांग है, तो थोड़ी बहुत रूरल इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। ये दोनों की वजह से इकोनॉमी स्ट्रांग है। लेकिन कंजम्पशन जो है, रिटेल कंजम्पशन, स्पेसिफिकली अर्बन और रूरल एरियाज में, वो काफ़ी वीक है। उसके कुछ इंडिकेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। फाइनली हमने देखा कि इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर काफ़ी वीक है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है, और एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि ट्रेड सिचुएशन वीक होने के कारण उसका सीधा इम्पैक्ट बढ़ सकता है रुपी पे, और रुपी का इम्पैक्ट पड़ सकता है इन्फ्लेशन पे, जो कि डिटरमाइन करेगा कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करेगी या नहीं आने वाली पॉलिसी मीटिंग में। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो। अगले हफ्ते हम कुछ एडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।